So hello everyone, in today's class we are going to discuss the summary of Wuthering Heights, and make sure you watch this video till the end, because in the end you will find important questions related to your exams and their answers. So my name is Ekta Mukkal, आप देख रहे हैं Literature by Logic, our very own English literature channel. So let's start. तो जो हमारी नॉवल है वुदरिंग हाइट्स, इसको लिखा था एमिली ब्रॉन्टी ने 1847 में, एंड इट इज़ अ गॉथिक फिक्शन एंड ऑल्सो अ ट्रेजेडी. गॉथिक मतलब क्या होता है, जो कोई बहुत डरावनी सी फीलिंग लाए, ठीक है, जैसे कोई सुपरनेचुरल चीज़ें हो या फिर उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसे साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्बिंग चीज़ लगे, तो इसको हम गॉथिक फिक्शन बोल सकते हैं. एंड इसका जो नरेशन स्टाइल है इट इज़ फ्रेम नरेशन. ओके, तो फ्रेम नरेशन क्या होता है, जब भी एक स्टोरी के अंदर दूसरी स्टोरी हम डाली जाती है. बहुत सारी आपने मूवीज़ देखी होंगी जिसमें एक स्टोरी आती है, फिर एक इंसान दूसरी स्टोरी सुनाता है. जैसे आपने जानी दुश्मन देखी होगी, उसमें जो मनीषा कोइराला होता है उसमें वो अपनी स्टोरी बीच में सुनाती है, तो उस चीज़ को हम फ्रेम नरेशन बोल सकते हैं. इसमें दो कैरेक्टर्स होंगे, लॉकवुड एंड नेली. ठीक है, ये दोनों अपने अपने हिसाब से दो अलग अलग टाइम पे स्टोरीज़ बताएंगे. जो लॉकवुड है वो डायरी के अंदर लिखेगा एंड नेली अपनी एक प्रॉपर जो इसकी मेन स्टोरी है उसको डिस्क्राइब करेगी. अब ये जो स्टोरी है वुदरिंग हाइट की, ये बहुत ज़्यादा मैच खाती है जो हमारी धड़कन मूवी थी, जिसमें आपने देखा होगा सुनील शेट्टी होता है, शिल्पा शेट्टी होती है एंड अक्षय कुमार होता है. तो जो सुनील शेट्टी है उसमें इस नॉवल के हिसाब से कौन रोल कर रहा है, जिसका नाम हिथक्लिफ है. तो हमारा हिथक्लिफ आप इमेजिन कर लेना दिमाग में, सुनील शेट्टी है जो थोड़ा सा बर्बाद हो चुका है, स्टार्टिंग में गरीब होता है एंड उसकी जो प्रेमिका होती है उसे धोखा दे देती है एंड फिर वो बदला लेने के लिए वापस आता है. सेम ऐसे हिथक्लिफ के साथ होता है. एंड जो शिल्पा शेट्टी है उसका कैरेक्टर कौन प्ले करेगी इसमें, कैथरीन, जो पहले से ही थोड़ी अच्छी रिच घराने से होती है एंड बीच में वो अपना सोसाइटल स्टेटस जो है बढ़ाने के लिए एक और लड़के से शादी कर ले, किसी और से शादी कर लेती है. एडगर लिंटन उसका नाम होता है. तो जो ये एडगर लिंटन है ये अक्षय कुमार, इसको इमेजिन कर लो आप, ये जेंटलमैन टाइप इंसान होता है. लेकिन मूवी में हमें दिखाया जाता है शिल्पा शेट्टी की ज़बरदस्ती शादी करवाते हैं उसके पेरेंट्स उसके ऊपर प्रेशर डाल के. यहाँ पे जो कैथरीन है वो अपनी मर्ज़ी से शादी करेगी एडगर से, क्योंकि उसे रियलाइज़ होगा जो ये हिथक्लिफ है कि ये उसके शादी के लायक नहीं है, वैसे ये उससे पसंद करती है, प्यार करती होती है. अब इस नॉवल में चीज़ें कैसे आगे बढ़ती है, क्या क्या इसमें डिफरेंसेस आते हैं. मूवी में जो चीज़ होती है लास्ट में थोड़ी सी हैप्पी एंडिंग दिखाते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी हैप्पी एंडिंग किसी भी कैरेक्टर की होती नहीं है. इनफैक्ट उनकी जो आगे की जनरेशन होती है उस तक भी बहुत ज़्यादा असर दिखाते हैं कि कैसे ये जो बड़े लोग हैं ये उनका भी पीछा नहीं छोड़ रहे. तो वी विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑफ दिस नॉवल. तो सबसे पहला एंड सबसे दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टर है हिथक्लिफ का, जो कि हमारा सुनील शेट्टी है. ठीक है, इस नॉवल में जो हिथक्लिफ है वो एक तरह से ऑर्फन होता है, अनाथ होता है एंड उसको जो कैथरीन की फैमिली है, जो कैथरीन के पापा है आर्न शॉ, मिस्टर आर्न शॉ, वो गोद ले लेते हैं एंड उसको जो सारी पढ़ाई वगैरह करवाते हैं. ठीक है, एंड वो स्टार्टिंग में तो कैथरीन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इनफैक्ट लास्ट तक प्यार करता रहता है, लेकिन उसे बीच में धोखा भी मिलता है एंड फिर उसके बाद वो एकदम ऐसा हीरो हो जाता है कि अब मैं बदला लूँगा और ऐसा बदला लूँगा कि सब हैरान हो जाएंगे मेरे बदले से. नेक्स्ट इज़ कैथरीन आर्न शॉ. ये बहुत ही पैशनेट लेडी है, बहुत हेड स्ट्रॉन्ग इंसान है, मतलब हर चीज़ को ना इसे अपने हिसाब से करना है. तो जो ये नॉवल लिखी गई थी 19th सेंचुरी मिड में लिखी गई थी, उस टाइम का जो ब्रिटेन था वहाँ पे औरतों के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे पाबंदियाँ लगा के रखते थे, बट ये इसने अपनी लाइफ काफ़ी हद तक अपने टर्म्स पे जी है, तो इसकी भी हम डिस्कशन आगे करेंगे. नेक्स्ट इज़ एडगर लिंटन. ये बहुत ही जेंटलमैन, अच्छा इंसान है, काइंड हार्टेड है एंड ये बिल्कुल आप इसको अक्षय कुमार मान सकते हो, जो बहुत ही समझदारी से हर चीज़ करता है. एंड इज़ाबेला लिंटन जो है ये इसकी बहन है एडगर की, बाद में जाके इज़ाबेला की शादी हिथक्लिफ से हो जाएगी. नेक्स्ट इज़ हिंडले आर्न शॉ. हिंडले कौन है, ये कैथरीन का भाई है. ठीक है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसके अंदर. जैसे मूवी के अंदर हमें दिखाया गया था कि जो शिल्पा शेट्टी का पापा है वो शिल्पा शेट्टी को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है स्टार्टिंग में कि तुम इससे पसंद मत करो, ये गरीब है, इसका क्लास हमारे बराबर नहीं है. ये सेम काम इस नॉवल के अंदर इसका भाई करने वाला है कैथरीन का, जिसका नाम हिंडले है. इनफैक्ट ये तो हिथक्लिफ से बहुत ही ज़्यादा नफरत करेगा.
नेक्स्ट इज हेयरटन अर्नशॉ। ये हेयरटन जो है हिंडली का बेटा होगा, ठीक है, ये सेकेंड जनरेशन अब आ गई है। हेयरटन हिंडली का बेटा होगा। उसके बाद कैथी आ जाती है, ठीक है, कैथी लिंटन, ये कैथरीन एंड एडगर की बेटी होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लिंटन हिथक्लिफ आ जाता है। जो ये लिंटन हिथक्लिफ है ये हिथक्लिफ का बेटा होगा। आई नो नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग है, बट आपको जैसे जैसे स्टोरी आगे पता चलेगी तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल द नेम्स। एंड लास्ट में हमारे पास जो ये दो मेन कैरेक्टर्स हैं, नेली डीन, जो ये नेली डीन होती है सर्वेंट होती है हिथक्लिफ के पास, और उससे पहले जो है हमारी जो पहले की फैमिली होती है अर्नशॉ, ठीक है, उनके पास सर्वेंट होती है। तो इसने ये सारी इनकी कहानी अपनी आंखों से देखी हुई होती है कि किस कैरेक्टर के साथ क्या क्या कैसे कैसे बीता है। तो ये अपने मुंह से स्टोरी बताती है। किसको बताती है? मिस्टर लॉकवुड को बताती है। तो लॉकवुड जो है मिस्टर हिथक्लिफ के घर पे एज अ रेंट रहने आया, ठीक है, रेंट पर रहने आया। एंड वो ऑब्जर्व करता है कि हिथक्लिफ किस तरह का आदमी है, इसके साथ ऐसा क्या बीता है कि ये इस तरह का इंसान बन गया फिलहाल। तो ये भी अपनी डायरी में सारे इंपॉर्टेंट नोट्स नोट डाउन करता रहता है एंड नेली से भी ये पूरी कहानी सुनता है। तो ये हमारे नरेटर्स हो जाएंगे हमारे इस नॉवल के अंदर। इस नॉवल की जो सेटिंग है वो दो घरों में रखी गई है मेनली, एक वुदरिंग हाइट एंड द अदर वन इज थ्रश क्रॉस ग्रांज, ठीक है। जो वुदरिंग हाइट है उसकी जो सेटिंग है वो बहुत ही ऐसे ग्लूमी सी, बहुत पुरानी सी हवेली दिखाई है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंसान रहता है। जो जितने भी उसके अंदर लोग रहते हैं ऐसा लगता है जैसे उनकी सोल मर चुकी है, वो बड़े घुटन के एरिया में रह रहे हैं। कि सिर्फ और सिर्फ उस एरिया के माहौल को देख कर ही नहीं ऐसा लगता, उसमें जिस तरह का कंट्रोलिंग बिहेवियर उनके ऊपर रखा जाता है कि जो भी करोगे मेरे हिसाब से करोगे, तो वो वाली सिचुएशन हमें लोगों के अंदर भी झलकती है, उस हवेली के अंदर भी झलकती है। दूसरी तरफ जो ये थ्रश क्रॉस ग्रांज है, यहाँ पे रहता है जो हमारा मेन अक्षय कुमार वाला कैरेक्टर है, इट इज़ एडगर लिंटन, ठीक है, उसका घर है। एडगर लिंटन एंड उसकी सिस्टर यहाँ पे रहते हैं। एंड ये एक सिविलाइज्ड अच्छा रिफाइंड घर होता है। जैसे मान लो अक्षय कुमार का तो उसमें स्टोरी अलग थी कि उसकी फैमिली भी बहुत नेगेटिव काइंड थी, लेकिन इसमें इसकी फैमिली पॉजिटिव दिखाई है, अच्छी फैमिली होती है। तो यहाँ पे इसके घर का माहौल अच्छा होता है। तो थ्रश क्रॉस ग्रांज हमारा किसका घर हो गया? अक्षय कुमार वाला। एंड जो वुदरिंग हाइट है ये पहले तो होता है शिल्पा शेट्टी का घर, कैथरीन का घर, ठीक है। बाद में इसको कौन ले लेगा? सुनील शेट्टी आके इसका घर ले लेगा, ठीक है। तो अभी करंटली जब ये नॉवल स्टार्ट होगी, इसकी स्टोरी स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे हिथक्लिफ रहने वाला है। अब नॉवल के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक लॉकवुड नाम का बंदा है जो लंदन से आया है यहाँ पे यॉर्कशायर मूर्स में रहने। ये यॉर्कशायर मूर्स वही जगह है जहाँ पे ये दोनों घर है, वुदरिंग हाइट्स एंड द अदर वन इज थ्रश क्रॉस ग्रांज, ठीक है। अब ये जो जगह है पूरी मूर्स वाली, ये एक तरह से कंट्री साइड एरिया है, जो है तो गांव जैसे इलाके में, लेकिन ये दोनों घर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, अच्छे हवेली जैसे बने हुए हैं। एक तरफ मैंने आपको वुदरिंग हाइट बताया जो थोड़ी पुरानी सी हवेली है, दूसरी तरफ जो थ्रश ग्रांज है वो बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है। अब ये थ्रश ग्रांज में रहने आया है, लेकिन इन दोनों ही घरों का जो मालिक है फिलहाल वो हिथक्लिफ है, ठीक है। अब ये चाहता है कि एक बार ये अपने लैंडलॉर्ड से मिल ले, जो भी उसे बात वगैरह करनी है वो कर ले। तो जब ये वुदरिंग हाइट्स जाता है, इसका जो मालिक है हिथक्लिफ वो फिलहाल वुदरिंग हाइट में है, ये कहाँ रेंट पे रह रहा है? थ्रश क्रॉस ग्रांज में, ठीक है। अब इससे मिलने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? वुदरिंग हाइट में। तो वो पूरा डिस्क्राइब करता है कि ये एरिया कितना नेगेटिव सा है, यहाँ पे बहुत ही ग्लूमी सी फीलिंग है एंड वो बिल्कुल भी वेलकम नहीं होता वहाँ पे। मतलब एक बार तो उसके पीछे कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं, फिर जब उसे वहाँ पे बुलाया भी जाता है कि ठीक है आ जाओ अंदर, तो बहुत ही ऐसे स्ट्रिक्ट सा माहौल उसे देखने के लिए मिलता है कि एक कोई तो विधवा औरत है जो बहुत ही सुंदर है, ठीक है, और बहुत ही कम एज की है, ज़्यादा एज की नहीं है। एक वहाँ पे कोई लड़का है जो घर में नौकर है एंड है तो हैंडसम सा, लेकिन घर में नौकर है, बहुत ज़्यादा उससे काम करवाया जा रहा है एंड बहुत ही स्ट्रिक्ट सा वहाँ का माहौल है। हिथक्लिफ को देख के ऐसा लगता है कि इतना खड़ूस इंसान है जैसे इसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तो अब ये सब ऑब्जर्व करने के बाद, वहाँ से बहुत ही नेगेटिव सा एक्सपीरियंस लेने के बाद ये वापस घर आ जाता है अपना थ्रश क्रॉस ग्रांज में, ठीक है, जहाँ ये रेंट पर रह रहा है। अब वहाँ पे रात को सोते टाइम इसे आवाज़ें सुनाई देती है एंड इसे एक तरह से कैथरीन नाम की लड़की है उसका भूत दिखाई देता है एंड वो इससे कुछ ना कुछ कहना चाह रही है, जो कि ये समझ नहीं पाता कि ये क्या कहना चाह रही है मेरे से। फिर ये सुबह उठकर जो उस थ्रश क्रॉस ग्रांज को संभाल रही है, एक सर्वेंट होती है नेली जीन नाम की, उससे पूछता है कि इनकी क्या कहानी है, ये सब इस तरह से कैसे लोग हैं, बड़े ही
नेगेटिव सा है, ये इसका मालिक जो है इसे तो खुशमिजाज होना चाहिए, दो इसके पास इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। एंड फिर नेली उसे सारी की सारी कहानी स्टार्टिंग से सुनानी शुरू करती है कि मैंने इन सबको अपनी आंखों के आगे देखा है कि कैसे कैसे एक एक कैरेक्टर ऐसे टूटता बिखरता चला गया। फिर वो स्टार्टिंग से कहानी शुरू करती है। अब नेली बताती है कि हमेशा से वुदरिंग हाइट का मालिक ये हिथक्लिफ नहीं था, इससे पहले अर्न शॉ नाम का उसका मालिक हुआ करता था। तो जब ये हिथक्लिफ बहुत छोटा था, ये एक अनाथ था, तो अर्न शॉ ने इसे गोद ले लिया। एक तरह से गोद भी क्या मतलब, अब से मुंह बोला बेटा बनाया, प्रॉपर गोद वैसे नहीं लिया लीगली। तो जो अर्न शॉ का रियल बेटा था हिंडले, ठीक है, उसे इससे बड़ी प्रॉब्लम होने लगी हिथक्लिफ से कि जो मेरा बाप है इसको पढ़ाई वढ़ाई का खर्चा देता, तो उसे बड़ा चिढ़ता था। और हिंडले का वैसे भी जो नेचर था बहुत ही ऐसे नेगेटिव सा था कि मतलब किसी को भी परेशान करना, जानबूझ के उनको नुकसान पहुंचाना। तो अर्न शॉ के बाप ने हिंडले को पहुंचा दिया अब बाहर विदेश में कि तुम बाहर जाके पढ़ाई करो, यहाँ नहीं रहोगे तुम। एंड अर्न शॉ की जो बेटी थी कैथरीन, वो हिथक्लिफ को पसंद करने लगी। हिथक्लिफ भी इसको कैथरीन को पसंद करने लग गया, ठीक है। अब हो जाती है अर्न शॉ की मृत्यु, ठीक है। अब जैसे उसकी मृत्यु होती है तो इसका असली वारिस कौन होगा, वुदरिंग हाइट का जो उसका बेटा है हिंडले, वो वापस आ जाता। अब हिंडले तो पहले से ही बहुत ज़्यादा इससे चिढ़ता था, तो हिंडले ने क्या किया, इसकी पढ़ाई वढ़ाई सब करवा दी बंद और इसको अपना नौकर बना दिया कि भाई तू अब बिल्कुल पढ़ाई वगैरह बंद करके मेरे घर का नौकर बन के रहे। और इसको बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से ट्रीट करता था। एंड कैथरीन को और इसको बिल्कुल अलग रखता था, बिल्कुल पसंद नहीं करता था कि एक साथ कभी भी इसे दिख भी जाए। अब हिंडले के बहुत ट्राई करने के बावजूद भी जो हिथक्लिफ है एंड ये कैथरीन है, ये बहुत ज़्यादा क्लोज आते चले गए। एंड जो इनकी जगह है ये मूर्स वाली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा घूमा फिरा करते थे। तो एक बार की बात थी, जो ये कैथरीन थी ऐसे ही ये वहाँ पे घूम फिर रही होगी तो इसको चोट लग जाती है बहुत ज़्यादा। तब जो लिंटन फैमिली है ये इसे देख लेती है। एंड लिंटन फैमिली काफ़ी सोफिस्टिकेटेड, काफ़ी अच्छी सभ्य फैमिली होती है, तो इसको वहाँ पे ले जाती है, इसकी पट्टी वगैरह करती है। तब ये मिलती है एडगर लिंटन से, जिसका बिहेवियर इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, जो बहुत हम्बल और काइंड इंसान होता है। जो इसका बिहेवियर हिथक्लिफ से बहुत ज़्यादा अलग होता है। हिथक्लिफ एकदम बिल्कुल अड़ियल खड़ूस टाइप का इंसान होता है। तो जैसे सुनील शेट्टी का बिहेवियर था, थोड़ा अड़ियल सा था, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पॉजेसिव इंसान था, कुछ इस तरीके का ही यहाँ पे हिथक्लिफ होता है। तो कैथरीन को अपने लिए एडगर जो है वो ज़्यादा अच्छा सूटेबल पार्टनर उस टाइम पे समझ में आता है। तो इन सब के चलते जो कैथरीन है वो एडगर लिंटन से ही शादी करने का डिसीजन ले लेती है। एंड ये सब जब हिथक्लिफ को पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है एंड वो वुदरिंग हाइट्स को उस दिन के बाद वहाँ से छोड़ के चला जाता है, जैसे ही कैथरीन की शादी एडगर लिंटन से हो जाती है। सालों के बाद ये जो हिथक्लिफ है ये वापस आ जाता है अपना बदला लेने के लिए। तो ये पहले से भी और ज़्यादा जो है अमीर बनकर आया है और ज़्यादा खड़ूस हो चुका है और ज़्यादा इसके अंदर गुस्सा है कि अब मैं इन सबको बताता हूँ इन लोगों ने मेरे साथ कैसे ट्रीट किया था। तो सबसे पहले ये हिंडली को पकड़ता है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है एंड वो बहुत ज़्यादा शराब की लत में डूब चुका है। एंड उसकी जो एक वाइफ थी जिसका नाम होता है फ्रांसिस, तो ये जो फ्रांसिस थी ये मर जाती है, एक बेटे को जन्म देती है। उस बेटे का किरदार आगे आएगा, ठीक है, जिसका मैं नाम आपको बताऊंगी कौन होता है वो। तो फ्रांसिस तो पहले ही मर चुकी है एंड ये जो हिंडले है ये शराब के नशे में डूब चुका है। तो ये अच्छा मौका लगता है हिथक्लिफ को इससे बदला लेने का। वो ऑलरेडी काफ़ी रिच हो चुका है, तो ये वुदरिंग हाइट्स को सबसे पहले खरीद लेता है। तो वुदरिंग हाइट्स इसके जब कब्जे में आ जाती है तो ये वहाँ से जो ये हिंडले है इसको और ज़्यादा मिसट्रीट करता है कि जैसे हिंडले ने कभी इसको किया था, हिथक्लिफ को ट्रीट किया था। अब ये दूसरा निशाना बनाता है एडगर के ऊपर और कैथरीन के ऊपर। तो एडगर की एक बहन होती है इजाबेला, वो थोड़ी भोली टाइप की होती है, उसे हिथक्लिफ का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी अच्छा लगता है स्टार्टिंग में। तो हिथक्लिफ जो है डायरेक्टली उसे टारगेट बनाता है। एंड दूसरी तरफ जैसे ही कैथरीन को पता चलता है कि ये हिथक्लिफ वापस आ गया तो उसका प्यार दोबारा से उसके लिए जग पड़ता है। वो चाहती है कि कैसे भी करके मैं इससे हिथक्लिफ से मिलूं और उससे रहा नहीं जाता। तो जब तक वो मिल नहीं लेती उससे तो वो बीमार हो जाती है। एडगर जो है देखता है कि जो मेरी बीवी है ये तो अभी भी उससे प्यार करती है बहुत ज़्यादा एंड उससे नहीं मिलने देने पर ये तो बीमार पड़ जा रही है। तो एडगर को इसका ध्यान रखना पड़ता है कैथरीन का कि वरना ये तो खाना पीना बंद कर देती है। दूसरी तरफ एडगर की बहन जो है घर छोड़ के भाग जाती है हिथक्लिफ के साथ कि मैं तो उसी से शादी करूँगी। तो इस वजह से जो एडगर है वो उसे अपनी प्रॉपर्टी में से निकाल देता है इजाबेला को। अब जब ये कैथरीन बीमार पड़ती है तो एडगर को पता
चलता है कि ये प्रेग्नेंट भी है। तो ये कहीं ना कहीं चाहता है कि इसे बेटा ही हो, ताकि जो प्रॉपर्टी है वो इज़ाबेला को बिल्कुल ना मिले एंड वो प्रॉपर्टी इनके घर में इसी के पास ही रह जाए। तो जो कैथरीन है वो जन्म देती है एक लड़की को, ठीक है, जिसका नाम ये लोग कैथी रखते हैं। जन्म देने के 2-2.5 महीने बाद ही जो कैथरीन है वो गुजर जाती है। अब ये जो दोनों कैरेक्टर होते हैं, एडगर एंड हिथक्लिफ, ये दोनों ही इस बात से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। एक तो कि उसकी बेटी हुई है और दूसरा कैथरीन इस दुनिया से चली गई। तो जो हिथक्लिफ है उसे इसी टाइम से बहुत ज़्यादा कैथरीन का घोस्ट नज़र आने लग जाता है। तो उसकी जो दिमागी संतुलन है वो ऑलरेडी पहले से ही काइंड ऑफ डिस्टर्ब्ड इंसान था, अब वो और ज़्यादा डिस्टर्बेंस की तरफ बढ़ता चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ये जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो शुरू हो चुकी है, ठीक है। इस नेक्स्ट जनरेशन में हमारे पास कौन कौन है? जो कैथरीन एंड एडगर की बेटी है कैथी, ठीक है। फिर मैंने बताया था हिंडले का और फ्रांसिस का बेटा होगा हेयरटन, उसका नाम है हेयरटन, जिससे ये कैथी पसंद करेगी, उसे प्यार करेगी। एंड हमारा जो ये हिथक्लिफ है उसने किससे शादी कर ली थी? इज़ाबेला से। इज़ाबेला को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि एक्चुअली हिथक्लिफ तो बहुत ही ज़्यादा बेकार इंसान है, उसे बहुत ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर करता है। तो वो उसे छोड़ के भाग जाती है एंड भागने के बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है जिसका वो नाम रखती है लिंटन, ठीक है। ये जो लिंटन होता है ये बहुत ही कमज़ोर, टिमिड और ऐसे चिड़ौकला टाइप इंसान निकलता है, जिसको ना कोई भी पसंद नहीं करता इजीली। तो जो ये लिंटन है ये अभी वहीं रह रहा है एंड इसको जन्म देने के थोड़े टाइम बाद इज़ाबेला भी इस दुनिया से चली जाती है। अब ये बच्चे तीनों के तीनों बड़े हो जाते हैं। कौन कौन? कैथी, लिंटन एंड हेयरटन। हेयरटन हिंडले का बेटा है। अब जैसे ये बड़े होते हैं तो हिथक्लिफ जो है ये अपने बेटे की कस्टडी ले लेता है एंड इसको अब वापस से अपने घर ले आता है। अब हिंडले से भी इसे बदला लेना था, इसके जो मन को शांति मिली नहीं थी कि वो ऑलरेडी मर भी जाता, उसकी बीवी भी मर जाती है, तो अब ये उसके बेटे से बदला लेने के लिए तैयार है। जो हेयरटन है उसको अपने घर पर सर्वेंट बना के रखता है, जिस तरीके से उसके बाप ने हिथक्लिफ को कभी सर्वेंट बना के रखा था, ये हेयरटन को सर्वेंट बना के रखता है। बट स्टोरी में आगे चल के क्या होगा, ये जो कैथी है ये हेयरटन को पसंद करेगी और ये चाहता है जो हिथक्लिफ है कि कैथी की शादी हो जाए मेरे बेटे से, लिंटन से, ताकि इसकी भी सारी जो प्रॉपर्टी है वो इजीली मुझे भी मिल जाए एंड मैं इसको भी परेशान कर सकूँ, कैथी को भी परेशान करूँ। ऐसे ही हिथक्लिफ को पता चलता है कि ये जो कैथी है ये तो हेयरटन से प्यार करती है, उसको पसंद करती है, मेरे बेटे लिंटन को पसंद नहीं करती। तो तब भी ज़बरदस्ती ये कैथी को वहाँ से ले आता है, थ्रशक्रॉस ग्रैंड से ले आता है। जब इसके पापा की मृत्यु हो जाती है, जो एडगर है, एडगर लिंटन है, उसकी भी मौत हो जाती है, उसके बाद ज़बरदस्ती अपने घर में ले आता है एंड अपने बेटे से जो बहुत ही कमज़ोर होता है, टिमिड होता है, उससे शादी करवा देता है। अब शादी के थोड़े टाइम बाद ही जो ये इसका बेटा होता है लिंटन वो मर जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, वुदरिंग हाइट्स में 3 कैरेक्टर रह रहे होते हैं उस टाइम पे। एक विधवा औरत होती है, औरत भी नहीं मतलब लड़की होती है, वो कैथी होती है, एंड दूसरा हेयरटन जो उसके घर पे नौकरों की तरह रह रहा होता है, हिंडले का बेटा, जो एक्चुअली इस वुदरिंग हाइट का वारिस होना चाहिए था, ठीक है। अब जैसे ही इसको पता चलती है कि ये दोनों वाकई में एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर सोचता है कि मैं और कैथरीन भी किस तरीके से अलग हो गए थे और दुनिया में मतलब मेरे साथ फिर उसके बाद क्या क्या होता चला गया। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोचता है एंड इसे जो कैथरीन का घोस्ट भी बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो उसके बाद ये खाना पीना सब बंद कर देता है और एक तरह से पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला जाता है। तो थोड़े एक दिन पता चलता है कि ये जो हिथक्लिफ है ये मर चुका है, इसने मूवमेंट वगैरह बिल्कुल बंद कर चुकी है एंड फाइनली इसकी भी डेथ हो जाती है। एंड ऐसे दिखाते हैं नॉवल में दैट ही एंड कैथरीन फाइनली मेट इन द हेवन। और जो ये हिथक्लिफ है इसकी डिज़ायर होती है कि मेरी जो डेड बॉडी है उसे भी कैथरीन के साइड में ही दफनाया जाए, जो कि कैथी एंड हेयरटन वही करते हैं। अब हेयरटन एंड कैथी एक दूसरे को पसंद करते ही होते हैं, तो वो दोनों शादी कर लेते हैं एंड वुदरिंग हाइट को छोड़ करके थ्रशक्रॉस ग्रैंज चले जाते हैं और वहाँ पे थोड़ा खुशी खुशी आराम से फाइनली वो दोनों रहते हैं।
अब इस नावल की थीम्स की बात करें तो सबसे पहले जो भी आपको फीलिंग्स याद आए धड़कन मूवी को देखने के बाद आप वो सारी चीज़ें लिख सकते हो कि इसमें बहुत ज़्यादा प्यार होता है, रोमांस होता है, रिवेंज होता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो इसके अंदर रिवेंज है। फिर सोशल क्लास दिखाई गई है कि किस तरीके से जो हेथक्लिफ है उसको कैसे ट्रीट किया गया था स्टार्टिंग में हिंडले के द्वारा, एंड खुद जो कैथरीन थी वो उससे प्यार करने के बावजूद भी अपना सोशल स्टेटस मेंटेन रखने के लिए उससे ना शादी करके किसी और से शादी कर लेती है। फिर हायरार्की दिखाई गई है इसमें कि एक जो इंसान हायर क्लास है वो हमेशा रूल करेगा और जो इंसान थोड़ा सा भी उससे कमज़ोर पड़ा तो उसे बिल्कुल दबाते चले जाते हैं बड़े जो हाई क्लास के लोग होते हैं। नेक्स्ट इज नेचर वर्सेस सिविलाइजेशन। इसमें जो दो घर दिखाए हैं, एक तरफ दिखाया है वुदरिंग हाइट एंड दूसरी तरफ दिखाई है हमारा थ्रशक्रॉस ग्रेंज। तो थ्रशक्रॉस ग्रेंज जो है वो ज़्यादा सिविलाइज्ड रिफाइंड एरिया दिखाया गया कि किस तरीके से सिविलाइज्ड लोग रहते हैं, एंड दूसरी तरफ जो बिल्कुल नेचुरल चीज़ें होती है कि वहाँ पे जो हवेली खुफिया भूतिया हवेली सी बना के उसे रख देते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डरावना माहौल क्रिएट रहता है। नेक्स्ट इज आइसोलेशन एंड ऑब्सेशन। तो जो हेथक्लिफ का ऑब्सेशन होता है कैथरीन के लिए वो मरते दम तक भी ख़त्म नहीं होता कि उसका भूत भी उसे आके परेशान करता है। एंड आइसोलेशन, हेथक्लिफ कभी भी किसी से अपने मन की बातें पूरी तरह से शेयर कर ही नहीं पाता, वो इतना ज़्यादा उसके दिमाग में कुछ ना कुछ टर्मोइल सा चलता रहता है कि वो हमेशा ही परेशान रहता है, कभी खुश नहीं रहता अच्छे से। द सुपरनैचुरल एंड द डेथ। तो इसके अंदर दिखाया गया कि किस तरीके से कैथरीन का भूत जो है वो मिस्टर लॉकवुड को भी परेशान करता है एंड इसको भी परेशान करता है, हेथक्लिफ को भी। तो सुपरनैचुरल चीज़ें दिखाई है जिसकी वजह से ये और ज़्यादा गूफी बन जाती है। एंड डेथ, ऑब्वियसली इसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स की डेथ बताई है कि कौन कब कैसे कैसे मरता चला जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस नॉवल। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द नरेटिव टेक्निक इन वुदरिंग हाइट्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसमें आप कौन कौन से पॉइंट्स लिखोगे कि ये एक फ्रेम नरेटिव है जिसमें मैंने बताया था एक स्टोरी के अंदर दूसरी स्टोरी जब डाल देते हैं। नेक्स्ट इज प्राइमरी कैरेक्टर, प्राइमरी नरेटर इसका कौन है, नेली डीन, जो एक्चुअल स्टोरी बताती है वुदरिंग हाइट्स की, जिसमें हेथक्लिफ एंड कैथरीन एंड एडगर का जिक्र होता है। नेक्स्ट इज मल्टीपल कैरेक्टर्स, इसके अंदर सिर्फ मल्टीपल नरेटर्स, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नेली एंड लॉकवुड ही नहीं होते जो नरेट कर रहे होते हैं। इजाबेला भी जब हेथक्लिफ को छोड़ के चले जाती है तो वो लेटर्स के थ्रू बताती है स्टोरी में क्या हो रहा है। एंड एक ऐसे ही जिला नाम का एक सर्वेंट होता है वुदरिंग हाइट में, वो भी लेटर्स के थ्रू बताता है। नेक्स्ट इज अनरिलायबल नरेशन। अब क्योंकि इसमें ये कैरेक्टर्स नरेट कर रहे हैं तो वो उनके हिसाब से जो उन्होंने अपने सामने चीज़ें देखी है सिर्फ वही रीडर को पता चलेगी, पर वो रिलाई नहीं कर सकता रीडर उसके ऊपर कि वो कितना ज़्यादा सच बता रहे हो सकता है जो ये हेथक्लिफ है ये इतना बुरा इंसान ना हो जितना उन लोगों ने डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल शिफ्ट्स। तो इसमें अलग अलग सीन्स अलग अलग टाइम पे बताए जा रहे हैं क्योंकि इंसान बता रहा है तो कभी वो बहुत पीछे की चीज़ें बता रहा है एंड फिर प्रेजेंट में हमें लॉकवुड का नज़रिया दिखाई दे रहा है, कभी नेली अपनी पीछे की बात बता रही है। नेक्स्ट इज इट क्रिएट्स मिस्ट्री। तो बहुत ही ज़्यादा इसको मिस्टीरियस सा बनाया है कि ये सुपरनैचुरल चीज़ भी डाल दी इसमें कि आगे चल के क्या होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसको एक मोड दे देता है। नेक्स्ट इज इमोशनल डेप्थ। तो उन कैरेक्टर्स के थ्रू जो प्रॉपर जेन्युइन फीलिंग्स थी कि भाई इन लोगों ने कितना कितना दर्द सहा था, जो नेली है वो प्रॉपर बताती है कि कैथरीन के साथ क्या हुआ, ये हेथक्लिफ को क्या क्या सहना पड़ा अपने लोअर क्लास स्टेटस की वजह से, तो वो बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Heathcliff is a Byronic hero. Do you agree with this statement? Critically analyze the character of Heathcliff. तो Byronic hero कौन होते हैं जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा इस तरह का सैडनेस होता है, जैसे आप सुनील शेट्टी को याद कर लीजिए जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव सोल रखते हैं कि मतलब अपना तो बुरा चाहेंगे, दूसरों का भी कुछ ना कुछ बुरा कर सकते हैं। हमेशा नहीं है कि इनके अंदर रिवेंज लेने की फीलिंग हो, बट ये है ना किसी रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा सैड दिखाएंगे कि वैसे तो ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है एंड अपने आसपास की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर्ड है, बट एट द सेम टाइम इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई होती है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी में रहते हैं, ग्लूमी रहते हैं, खुश नहीं दिखाते इन बायरनिक हीरोज़ को ज़्यादातर। एंड ये जो बायरनिक हीरो है ये आया कहाँ से, ये ज़्यादातर लॉर्ड बायरन की जो पोम्स होती थी उनमें देखने को मिलता था। ठीक है, तो अब हम कंपेयर करते हैं कि ये जो हमारा हीथक्लिफ का कैरेक्टर है ये कैसे एक
बायरेनिक हीरो है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके मिस्टीरियस ओरिजिन्स होते हैं कि भाई यही नहीं पता होता कि एक्चुअल में इसके पेरेंट्स कौन है। तो इसकी जो स्टार्टिंग की शुरुआत होती है वही बड़ी दुख भरी सी बना देते हैं। नेक्स्ट इज पैशनेट एंड ऑब्सेसिव लव। तो ये बहुत ही ज़्यादा दिल से प्यार करता होता है कैथरीन से एंड उसको लेके बहुत ऑब्सेस्ड होता है एंड क्योंकि उसे वो प्यार मिलता नहीं है तो उसके दुख का एक बहुत बड़ा ये रीज़न बनता है। नेक्स्ट इज रिवेंजफुल नेचर। तो यहाँ पे जो बायरेनिक हीरोज़ है ज़्यादातर उनमें रिवेंजफुल नेचर होता नहीं है, बट इट इज़ स्टिल एक्सेप्टेड कि जो उनके आर्कीटाइप्स है उसमें हम एक पॉइंट ऐसे ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसकी वो बायरेनिक हीरो की छवि बिल्कुल ही अगेंस्ट हो जाएगी, तो रिवेंजफुल नेचर हम उसका पार्ट डाल सकते हैं। जो हमारा हेथक्लिफ है ये तो बहुत ही ज़्यादा रिवेंज लेना चाहता था इतने सारे लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट इज आइसोलेशन। तो ये लोग हमेशा ज़्यादातर आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं जो बायरेनिक हीरोज़ होता है, और सेम ऐसे हमारा हेथक्लिफ भी जो है इसे नहीं पसंद था कि इसके पास ज़्यादा कोई आए, इससे ज़्यादा कोई बात करे, एंड ये ज़्यादा किसी को भाव भी नहीं देते। नेक्स्ट इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बायरेनिक हीरोज़ का होता है कि वो खुद से ही ना खुद को परेशान करते हैं। जैसे यहाँ पे ये हेथक्लिफ था, ये दूसरों से बात नहीं करेगा एंड खुद को अकेला रखेगा एंड खुद ही खुद सोच सोच के परेशान रहता रहेगा। सेम ऐसे बायरेनिक हीरोज़ भी जो है खुद को कुछ ना कुछ चोट पहुँचाते रहेंगे या खुद को वैसे नुकसान पहुँचाते रहेंगे। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स मोरालिटी। तो इन लोगों के अंदर है ना ये क्लियर नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। हालांकि इन्हें समझ सब आता है, लेकिन ये दोनों तरह की मोरालिटी रखेंगे। एक तरफ अच्छे भी बन के रहेंगे, दूसरी तरफ गलत काम भी करेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो ये हेथक्लिफ है हमारा, ये पूरी तरीके से एक बायरेनिक हीरो है। क्वेश्चन इज comment on the tumultuous Heathcliff-Catherine relationship and the significance of this relationship in the novel's plot। तो यहाँ पे कैथरीन और हेथक्लिफ की रिलेशनशिप के हमें एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से उसकी वजह से ये पूरा प्लॉट आगे बढ़ता है एंड इसमें क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बहुत ही डीप और इंटेंस इनका बॉन्ड होता है कि सुपर नेचुरल चीज़ें भी जो हेथक्लिफ है उसे दिखाई देती है कि ये जो कैथरीन है उसका जो घोस्ट है उससे बात कर रहा है, उसकी सोल उससे बात कर रही है एंड मरने के बाद भी दिखाते हैं कि दोनों फाइनली अब जाके एक हो गए हैं। एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड सोशल नॉर्म्स। तो इनके बीच में जो प्यार होता है वो तो बड़ा सच्चा होता है, लेकिन फिर भी इन्हें जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं वो निभाने होते हैं। जैसे कैथरीन है उसे अपने सोशल स्टेटस के हिसाब से शादी करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज़ ऑब्सेशन एंड डिस्ट्रक्शन। तो जो हेथक्लिफ है उसका जो प्यार है बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है वो कैथरीन से एंड वो डिस्ट्रक्ट करना चाहता है सब कुछ कि मैं अगर खुश नहीं हूँ तो कोई और भी खुश नहीं रहना चाहिए मेरे अलावा। नेक्स्ट इज़ ड्राइविंग फोर्स ऑफ द प्लॉट। तो इनकी दोनों की कहानी की वजह से ही बाकी सबकी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। इनफैक्ट जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उनके साथ भी जो चीज़ भी होता है वो इनकी जो ये लव स्टोरी होती है उसकी वजह से हो रहा होता है। नेक्स्ट इज गॉथिक एंड ट्रेजिक एलिमेंट। तो ऑब्वियसली ये इसमें बहुत ही ज़्यादा डरावना एक एलिमेंट डाला गया है कि किस तरीके से सुपर नेचुरल चीज़ें होती है। सबसे पहले लॉकवुड के साथ होती है, हेथक्लिफ के साथ तो होती है, फिर वो जो वुदरिंग हाइट की पूरी एक हवेली है वो बड़ी डरावनी सी बनाई हुई है, वो प्रॉपर वाइब्स देती है कि इनका जो प्यार है वो इस तरह की फीलिंग्स रखता था एंड इस तरह के मोड पे ख़त्म हुआ है जैसी ये हवेली है वैसा ही इनका प्यार है। नेक्स्ट इज सिंबल ऑफ अनफुलफिल्ड लव। तो इन दोनों का प्यार कभी भी मुकम्मल होता नहीं है। तो इस चीज़ में यहाँ पे दिखाते हैं नॉवल में कि एक तरह से प्योर जो लवर्स की हैप्पी एंडिंग हम बोल सकते हैं वो नहीं होता। हालांकि लास्ट में जाके कहती एंड उसका जो बॉयफ्रेंड होता उसको वो दोनों मिल जाते हैं, बट हमारे इस जो नॉवल की जो मेन प्रोटैगनिस्ट होते हैं दोनों कपल्स होते हैं वो दोनों कभी नहीं मिल पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमेंट ऑन द सेटिंग ऑफ वुदरिंग हाइट्स। तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो मेन जगह होती है, वुदरिंग हाइट एंड द अदर वन इज़ थ्रशक्रॉस ग्रांज। ठीक है, तो जो वुदरिंग हाइट्स है वो बहुत ही डल ग्लूमी एकदम बुझी हुई सी जगह है जहाँ पे कोई जाना पसंद नहीं करेगा, डरावनी सी जगह है। ठीक है, एंड उसके अपोजिट जो थ्रशक्रॉस ग्रांज है वो काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज्ड रिफाइंड अच्छे से मेंटेन की हुई जगह है। तो यहाँ पे दोनों सिचुएशंस दिखाते हैं कि जो कैथरीन है जब वो हेथक्लिफ के साथ
होती है तो उसकी वो सिचुएशन होती है, एंड जब वो थ्रशक्रॉस ग्रैंज होती है तो वहाँ पे उसको एक अच्छी ज़्यादा लाइफ दी जाती है। एंड इसमें जो मेन जहाँ पे ये कंट्री साइड में ये दोनों एरियाज़ है, ठीक है, ये दोनों जो हवेलियाँ ये पास पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये रिमोट यॉर्कशायर मूर्स के अंदर जो एक कंट्री साइड है, मतलब विलेज जैसा एरिया लगा लो उसे, बट डेवलप्ड एरिया है, ऐसा नहीं है कि बैकवर्ड एरिया में बहुत ज़्यादा है। एंड ये जो एरिया है ये बहुत ही वाइल्ड अनटेम्ड है, मतलब आप जिसे कहते हैं कि जहाँ पे गांव की सी जगह है बट बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड भी नहीं है। इसका जो लैंडस्केप है वो एक तरह से कैरेक्टर्स का पैशन और उनका मूड दिखाता है। एंड एक तरह से जब हम बोलते हैं ना, हमें एक सेटिंग सेट करनी होती है जैसे हमारे प्लॉट का आपको लुक पता चल सके कि वहाँ पे किस तरह की वाइब आएगी। तो जो आसपास का एरिया होगा, वुदरिंग हाइट से हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे तो सब कुछ ना कुछ नेगेटिव ही होगा, जो कि एक्चुअल में वहाँ पे होता है। उसके अपोजिट थ्रशक्रॉस ग्रैंज के अंदर तब भी सिचुएशन थोड़ी सी बेटर होती है इन कंपेरिजन टू वुदरिंग हाइट्स, ठीक है। एंड पूरी की पूरी वो जो लव स्टोरी होती है, क्योंकि उसके अंदर इतना कोई बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता नहीं है, तो जो पूरी सेटिंग रखी हुई है विलेज की, ठीक है, ये यॉर्कशायर मूर्स की, वो भी एक तरह से बंजर ज़मीन जैसा दिखाते हैं कि यहाँ पे भी आइसोलेशन है, डिप्रेशन है, एंड कुछ भी ऐसा कलरफुल नहीं है, ग्रीनरी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेटिंग को कनेक्ट करना है प्लॉट से कि किस तरह से सेटिंग हेल्प करती है एक रीडर को अंडरस्टैंड करने में कि आसपास की जगह भी उनकी लव स्टोरी को ही रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। चेंजिंग सीजन्स एंड वेदर्स, तो ये चीज़ दिखाता है कि किस तरीके से लोगों के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके इमोशनल स्टेट चेंज हो रहे हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, वैसे ही हमारे कैरेक्टर्स के भी जो है माइंड इमोशनली चेंज होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है सेटिंग एज अ साइलेंट कैरेक्टर, तो यहाँ पे सेटिंग को भी एक तरह का कैरेक्टर रखा है जो वक्त पे हमें बताता रहता है, टाइम टू टाइम बताता रहता है कि अब इस स्टोरी में किस तरह की फीलिंग चल रही है, किस तरह की वाइब होने वाली है। कमेंट ऑन कैथरीन एज अ सबवर्सिव हीरोइन इन वुदरिंग हाइट्स, तो सबसे पहले तो इस वर्ड सबवर्सिव का मीनिंग हम समझ लेते हैं। सबवर्सिव कैरेक्टर वो होते हैं जो अथॉरिटी के अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कोई हमारा हीरो है, वो पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट जा रहा है, या फिर कोई भी किसी भी तरह का जो उसके ऊपर अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट जाता है, नॉर्मल सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं उनसे हटकर लीग से बाहर जाके अपना स्ट्रगल करता है, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारी जो हीरोइन है, इसके लिए अथॉरिटी कौन है? जो पेट्रियार्कल सिस्टम है उस टाइम का, विक्टोरियन एज में, वो इसके लिए एक तरह से अथॉरिटी हो गई जिसके ये अगेंस्ट जाती है। अब वो हमें प्रूव करना है कि किस किस तरीके से ये जाती है, तभी ये सबवर्सिव हीरोइन हमारी मानी जाएगी। तो सबसे पहले तो ये जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स होते हैं विक्टोरियन एज के, उनको तोड़ती है। कैसे तोड़ती है? स्टार्टिंग से ही ये रिबेलियस टाइप रहती है कि अगर इसे हिथक्लिफ जैसे ऑर्फन लड़के से भी प्यार करना है तो उससे भी करेगी, इसका भाई कितना ही मना कर ले फिर भी उससे वो प्यार करेगी। एंड ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन होती है, इसको पता होता है मुझे मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। जब तक इसे प्यार करना था ये प्यार करती है, फिर जैसे ही इसे अपने लिए समझ में आता है कि ठीक है मुझे जो अपना सोशल स्टेटस बनाना है उसके लिए मेरी शादी एडगर लिंटन से होनी सही रहेगी, तो वो उससे शादी कर लेते हैं। तो वो अपनी मर्ज़ी की मालिक होती है, किसी के उसके दबाव में नहीं आती। जो ये हिथक्लिफ है ये बहुत ही मतलब ऑब्सेस्ड होता है, तो उसे पता होता है कि हिथक्लिफ के साथ तो शायद वो लाइफ टाइम में खुश रहेगी नहीं, चाहे उसने स्टार्टिंग में उसे पसंद कर लिया हो, लेकिन बाद में जाके उसका असली चेहरा उसे धीरे धीरे दिखने लगता है। तो उस टाइम पर वो जो डिसाइड कर लेती है कि हाँ मैं इससे शादी करूँगी, तो वो करके रहती है। तो इट शोज़ दैट शी इज़ वेरी वाइल्ड ऑल्सो, उसने जो डिसाइड कर लिया वो करके रहती है। शी इज़ पैशनेट एज वेल, ठीक है। एंड शी चैलेंजेस द सोशल क्लास बाउंड्रीज। ऑब्वियसली जब वो हिथक्लिफ को एक्सेप्ट करती है तो उस टाइम पे भी उसने जो ये नहीं देखती कि ये गरीब है। हिथक्लिफ को छोड़ने का रीज़न उसका सिर्फ ये नहीं होता कि वो गरीब है, कभी कभी उसका एटीट्यूड, उसका जो बिहेवियर है वो भी सामने आता है। नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्ट विद लव एंड सोशल एम्बिशन। तो वो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसके बीच में कन्फ्लिक्ट रहता है कि मैं प्यार को चुनूँ या अपने सोशल एम्बिशन को चुनूँ। नेक्स्ट इज हर रिफ्यूज़ल टू कन्फर्म टू द रूल्स ऑफ ड्यूटीफुल वाइफ। अच्छा, जब हिथक्लिफ वापस आ जाता है तो वो एकदम भागी भागी उसके पास भी जाती है, बड़ी खुश हो जाती है, ये भूल जाती है कि मैं अब किसी की वाइफ बन चुकी हूँ। एंड जब उसे हिथक्लिफ से मिलने नहीं दिया जाता तो वो बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ जाती है।
एंड उसके मौत के टाइम के बाद भी उसकी जो आत्मा है वो ऐसे दिखाया जाता है कि भटकती रहती है, लोगों से बात करती है, तो वो दिखाते हैं कि रेस्टलेस इसकी स्पिरिट बन चुकी है जो अभी भी अपनी प्रेजेंस जो है कहानी में छोड़ना चाहती है। एंड इन पॉइंट से हम कंफर्म कर सकते हैं दैट शी वॉज एन अनकन्वेंशनल हीरोइन। जो टिपिकल वैसी हीरोइन होती है जो सारी मॉडेस्टी कैरी करके रखती है या फिर हर किसी की बात मानती है, ये वैसी वाली हीरोइन हमारी नहीं थी। So now we have reached the end of this video, and if you have liked it, you understood the whole summary and all the questions, then please give me a thumbs up, and if you haven't subscribed to my channel yet, then please subscribe। मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए टाइम टू टाइम ये सारी वीडियोज़ लाने में। ओके, सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।